अब देखते हैं यूज़ ऑफ टेरर एज फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो एक्सटर्नल स्टेट यूज़ करती है। अब जो डीप स्टेट है ना, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल है गवर्नमेंट एजेंसीज के, मिलिट्री के, जो अब सीक्रेट मैनिपुलेशन और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पाकिस्तान के अंदर ना। और इन डीप स्टेट ने क्या करा है, नर्चर करा है इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स को, जिन्हें मुजाहिदीन कहते हैं, एज स्ट्रैटेजिक एसेट्स, ताकि वो अपने एडवर्सरीज के खिलाफ यूज़ कर सके। This strategy was increasingly adopted after success of US funded मुजाहिदीन अफगानिस्तान के अंदर USSR के अगेंस्ट। तो प्राइमरली तीन तरीके की ग्रुप्स पाकिस्तान में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। एक जो इंडिया के खिलाफ है, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे। एक जो अफगानिस्तान के खिलाफ है, अलकायदा और तालिबान जैसे। तीसरा जो अपना रोग हो गए हैं ना जो ग्रुप्स, और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ही फाइट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी तालिबान, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान ने का जो है हैज़ रफली रिमेन इन डिनाइल मोड, ठीक है। शैम एक्शंस भी लेता है वो टेररिस्ट एसेट्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है। कुछ लोग वो बिलीव करते हैं कि जो दीज ग्रुप्स है ना, वो पाकिस्तानी स्टेट से भी बहुत पावरफुल हो गए हैं। अब स्टेट के पास कैपेसिटी ही नहीं है इनसे डील करने के लिए मिलिट्रीली, ठीक है। अब जो इश्यूज हैं डीलिंग विद पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या इश्यूज है कि एक तो जो पाकिस्तान है ना, उसको आइसोलेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, न्यूक्लियर स्टेट है, इस्लामिक नेशंस बैकिंग है पाकिस्तान के पास, जैसे सऊदी अरेबिया की। ऑर्गन्स ऑफ पाकिस्तानी स्टेट, बी इट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, ये सब अब ओवरशेडो हो गई हैं वहाँ के डीप स्टेट से, ठीक है। अगर एनी ऑर्गन ट्राई टू स्टैंड अप ना, तो वो क्रिपल कर दिया जाता है डीप स्टेट के द्वारा। द इलनेस इन डीप स्टेट इज सो डीप कि अब ये इलनेस इनक्यूरेबल हो चुकी हैं। इफ न्यूक्लियर वेपन कम इन हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप ना, तो डेंजर हो जाएगी इंटरनेशनल पीस के लिए भी। इंडिया की अप्रोच क्या है पाकिस्तान को लेके? 14 फरवरी 2019 में एक व्हीकल का सुसाइड अटैक करा जाता है जैश ए मोहम्मद द्वारा, जिसमें डेथ ऑफ 42 सीआरपीएफ पर्सनल मारे जाते हैं पुलवामा में। 26 फरवरी, मतलब इसके 12 दिन बाद, 42 जवान मारे तो 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, स्ट्राइक करती है, बालाकोट स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इंडिया का ये चेंज रिस्पॉन्स था, वो यूएन के पास भागी भागी नहीं गई। ये क्या थी? एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी ऑन नॉन मिलिट्री एंड नॉन सिविलियन टारगेट्स टू फाइट टेररिज्म, ठीक है। अब ये क्या ग्रे वॉर ग्रे जोन वॉरफेयर में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नॉन मिलिट्री नॉन सिविलियन टारगेट्स थे इसमें। चैलेंज ऑफ आईएस, इस्लामिक स्टेट्स एंड अलकायदा इंडिया में क्या है? इस्लामिक स्टेट्स को पहले ना आईएसआईएस कहते थे, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईरान एंड इराक एंड सीरिया कहते थे पहले। इज अ टेरर ग्रुप है जो इन्विसेज करता है कि एक इस्लामिक बेस्ड, जो शरिया कानून पे बेस्ड होगी ना, एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जो जिसे इस्लामिक कलीफायत कहेंगे, जैसे कि पहले अबिसद कलीफायत थी ना, ऐसी। अब इस्लामिक स्टेट्स जो आईएस है, उसकी अमाक न्यूज़ एजेंसी, उसने बोला कि हमने इंडिया के अंदर पहली प्रोविंस स्टेब्लिश कर ली है, जिसको उन्होंने बोला विलय ऑफ हिंद। बट इसकी जोग्राफिकल लोकेशन उन्होंने रिवील नहीं करी कि क्या है। पास्ट में जो इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने वो करी थी कि वो इंडिया को कन्वर्ट कर देंगे खुरासन स्टेट में। खुरासन एक पुराने ज़माने की ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ इंडिया, ईरान, इस एरिया में एक स्टेट थी जिसे खुरासन स्टेट कहते हैं। वाई इस्लामिक स्टेट इज़ अ चैलेंज फॉर इंडिया? क्यों है आई एस चैलेंज? बिकॉज उसका ना इस्लामिक स्टेट जो है उस वो कुछ एफर्ट्स लगा रही है इंडिया के ऊपर, और डेस्परेट एफर्ट्स हैं वो। क्यों? क्योंकि इस्लामिक स्टेट है जो ग्राउंड लूज करती जा रही है दूसरे एरिया में, जैसे मिडल ईस्ट में, बिकॉज ऑफ द यूएस लेड फोर्सेज, एंड इज सीकिंग टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एफिलिएशन। Such a strategy was highlighted by ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी ने पास्ट में। अब रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स इसमें क्या क्या करे? ये रिक्रूटिंग मटेरियल पब्लिश कर रही है हिंदी, उर्दू, तमिल एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस में ना। 2015 में उन्होंने एक ई बुक भी रिलीज़ करी, ताकि वो अपने प्रोपोगंडा को स्प्रेड कर पाए, एंड मेकिंग डायरेक्ट रेफरेंस उस किताब में ना मोदी के ऊपर, एक्यूजिंग हिम कि कम्युनल डिसहार्मनी उन्हें फैला नहीं पाया। एज ऑफ 2019 जो इंडिया है ना, उसमें सम 82 एक्टिव केसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के ना, इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो आईएसआईएस से इंगेज कर रहे हैं।
ठीक है। ऐसे 82 एक्टिव केसेस हैं इंडिया में भी। वल्नरेबिलिटी क्या है इंडिया की इन एक्सटर्नल और इंटरनल वल्नरेबिलिटीज़ क्या है? एक तो ISI वी इंडिया एज अ पोटेंशियल हॉटबेड फॉर रेडिकलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। NIA ने 2014 में बताया कि 300 प्लस इंडियन यूथ की ना रिक्रूटमेंट करी गई है तहरीक तालिबान के द्वारा, पाकिस्तान में जो है ऑपरेट करता है, विच है जॉइंड ISIS के साथ हैंड्स। अब जो एक्सटर्नल थ्रेट क्या है? एडवर्स नेबरहुड है हमारे, जिनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन चुका है विद अदर स्टेट एक्टर, जैसे कि पाकिस्तान ISI। ठीक है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कहते हैं ना ISI को, विच कैन प्रोवाइड अ वेल स्टेब्लिश्ड इंटेलिजेंस एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क। ठीक है। अब अलकायदा कैसे इंडिया में एक्टिव हो रही है? अलकायदा की एक मीडियन वीडियो आती है कश्मीर के ऊपर। इवन दो जो अलकायदा है वो इंडियन कॉन्टिनेंट में एक्टिव है एज AQIS, जिसे कहते हैं अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये 2014 में ही फाउंड हो गई थी, बट वो लार्जली ना कैरी आउट नहीं कर पाई कोई अटैक्स वगैरह, स्ट्रगल कर रही है वो अभी टू अट्रैक्ट सपोर्ट पाकिस्तान के बाद ना। और 2014 में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आए थे, तो AQIS एस्टेब्लिश हुई 2014 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आते हैं 2014 में। रीज़न फॉर न्यू फाउंड इंटरेस्ट ऑफ अलकायदा इन इंडिया। क्यों अलकायदा अब इंडिया में क्यों आना चाह रही है? क्योंकि ये तो सेंट्रल एशिया में और वेस्ट एशिया में थी। द एजिंग लीडरशिप ऑफ द अलकायदा जो है ना, वो compete कर रही है IS जो इस्लामिक स्टेट है उसके साथ। ठीक है। और इस्लामिक स्टेट की लीडरशिप यंग एंड रेडिकलाइज्ड रिक्रूट्स है इस्लामिक स्टेट के पास। एज IS रिमेन्स मेजरली इन्वॉल्व इन वेस्ट एशिया, अलकायदा की जो स्ट्रैटेजी है टू इन्वेस्ट इन द ईस्ट। एंड ऑल्सो जो इंडिया है वो है सब्सटेंशियली इंक्रीज अपनी इंगेजमेंट ना अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के साथ। सो इंडिया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, वो अलकायदा के जो री इमर्जेंस के प्लान है ना अफगानिस्तान में, उसे डिटर कर सकता है। इसीलिए भी AQIS जैसे संगठन इंडिया में बनाए जा रहे हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर के बारे में हम सीखते हैं। जो ग्रे जोन वॉरफेयर होती है ना, इन्वॉल्व द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट फॉल बिलो थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स यूज़ करी जा रही हैं, और जो इसमें स्ट्रैटेजीज यूज़ होंगी वो कम ट्रेडिशनल वॉरफेयर के थ्रेशोल्ड के नीचे हैं। ये एक्ट्स टू हार्म एन एडवर्सरी विदाउट फीलिंग देम बीइंग थ्रेटेंड और रियलाइजिंग दे आर अंडर थ्रेट। अटैक भी कर रहे हैं बट उनको ये रियलाइज नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल जैसे सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस है चाइना की, धीरे 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 बहुत स्लोली वो लैंड पे कब्जा करते जाएंगे, स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करेंगे। दिस थ्रोज टारगेट ऑफ द बैलेंस बाय प्रेजेंटिंग एंड हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है। अब वो ट्रेडिशनल उसके नीचे है, वॉरफेयर की थ्रेशोल्ड के नीचे अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स यूज़ करी जा रही है। ठीक है। तो एक हॉब्सन चॉइस अब हमारे पास है, या तो साइलेंटली सफ़र करो या रिस्क एन एक्सपेंसिव एंड डेंजरस वॉर। ठीक है। और ऊपर से ब्लेम और बर्डन भी वॉर का तुम पे ही आने वाला है। ठीक है। इन ग्रे जोन वॉरफेयर एक्टिविटीज आर जनरली अनसीन एंड इंसीडियस, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअली एंड सटल वे बट वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है। दे आर नो रूल्स एंड फ्रंट लाइन इज एवरीवेयर। ये कुछ लाइनें लिखनी ना अच्छी बात है, जैसे नो रूल्स फ्रंट लाइन इज एवरीवेयर, हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है। इसको भी मार्क कर लेता हूँ। The dividend of the gray zone warfare action may be available only after a long time. It tends to escalate in multiple dimensions and leads to unintended over escalation. की एक्टिविटीज़ एंड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जो पॉलिटिकल सबवर्जन अंडर मीन्स, कुछ की कंपोनेंट्स हैं, की एक्टिविटीज़ एंड कंपोनेंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 ये हैं, 6 नीचे हैं। अब क्या हो रहा है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। पॉलिटिकल सबवर्जन, इकोनॉमिक कोअर्जन, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी, साइबर ऑप्स और प्रॉक्सी वॉरफेयर। पॉलिटिकल सबवर्जन कैसे? ये अंडरमाइन करता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। इसमें कोवर्ट मीन्स यूज़ करे जाते हैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए।
और पॉलिटिकल प्रोसेस को अपना मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे इंडिया में इस बार बहुत सारे अटेम्प्ट हुए टू ऐसे अपना डिसहार्टन करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन को। आई डोंट नो कितने एलिगेशंस वर ट्रू और नॉट, बट ये अटेम्प्ट्स तो हुए पॉलिटिकल सबवर्जन के। एग्जांपल जैसे रशियन की इन्वॉल्वमेंट थी 2016 के यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, ठीक है, बट डिग्री ऑफ डिनाइबिलिटी है, एट्रीब्यूटेबिलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, तो रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अब दूसरा है इकोनॉमिक कोर्जन। इट इंक्लूड्स इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट। सैंक्शंस लगाने, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया पे लगाए गए हैं, ठीक है, फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी एंड मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल मार्केट्स टू अंडरमाइन द टारगेट टू अंडरमाइन द टारगेट नेशंस इकोनॉमी और कोर्स पॉलिसी चेंजेस, या फिर कोर्स पॉलिसी चेंजेस विदाउट रिजॉर्टिंग टू मिलिट्री एक्शन, ठीक है। अब जो जैसे कि चाइना है, उसने बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2020 में ना, तो वो एक इकोनॉमिक कोअर्जन ही थी जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के तो नीचे थी, तो इसीलिए वो ग्रे जोन वॉरफेयर थी। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है, इससे क्या जैसे यूएस और रशिया के बीच में अभी कोई लड़ाई नहीं चल रही, ठीक है, यूक्रेन से लड़ाई चल रही है, बट यूएस ने एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को छेड़ी रखी है। जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, ये सब का क्या यूएस कंपनीज हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो केवल यूएस के पर्सपेक्टिव से आ रही है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या पब्लिक ओपिनियन शेप करा जा रहा है, तो क्रिएट डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट करना, अंडरमाइन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे अभी हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ एलिगेशंस लग रहे हैं कि ही इज अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, दे मे बी करेक्ट और दे मे बी नॉट, ठीक है, बट दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, पब्लिक ओपिनियन शेप करे जा रहे हैं, क्रिएट डिवीजन क्रिएट करी जा रही है, बीजेपी ऑन रिलीजियस लाइन, कांग्रेस ऑन कास्ट लाइन्स, ठीक है, डिवीजन क्रिएट करी जा रही है पब्लिक ओपिनियंस को शेप करने के लिए, और इसका एक पार्ट है इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट अंडरमाइन करना भी। एग्जाम्पल प्रोपागेंडा, र्यूमर्स, फेक न्यूज, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। साइबर ऑपरेशन जो है इसमें हैकिंग, स्टीलिंग एंड करप्टिंग डेटा, ठीक है, डेटा की सैंक्टिटी को ही खत्म कर देना, हैकिंग, स्टीलिंग और करप्टिंग डेटा, स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग साइबर एस्पाइनेज। तो साइबर ऑपरेशन में वो सब चीज़ें आएंगी, साइबर वॉरफेयर आ जाएगी, साइबर एस्पाइनेज आ जाएगी, ठीक है, साइबर क्राइम्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर पे अटैक्स आ जाएंगे। इट डिसरप्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमी विदाउट डायरेक्ट हार्म करने के ना। जैसे महाराष्ट्र की पावर ग्रिड पे 2020 के अंदर अटैक होता है चाइना के द्वारा, तो ये भी तो एक साइबर वॉरफेयर ही है ना, क्योंकि हमारी ये फिजिकल सिस्टम्स हो, पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, इकोनॉमी को हार्म पहुंचाने के लिए, बट ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर इसे कह नहीं सकते। सपोर्ट टू प्रॉक्सी फोर्सेस, दैट इज टू नॉन स्टेट एक्टर्स, इंसर्जेंट्स और मिलिटिया, ठीक है, अभी तक जो भी कर रहे थे ना वो खुद कर रहे थे, अब प्रॉक्सी वॉरफेयर, प्रॉक्सी फोर्सेस को सपोर्ट टू enable enemies to fulfill their objectives without officially engaging in direct conflict. एग्जाम्पल जो इंसर्जेंट्स हैं, नक्सल ग्रुप्स हैं इंडिया में, वो फॉरेन एजेंसीज उन्हें प्रमोट करती हैं। फिर लास्ट है इरेगुलर वॉरफेयर, जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर है, या लीगल एंड डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग है, या मिलिट्री इंटिमिडेशन है, जैसे चाइना फिलीपींस के साथ करती है ना, मिलिट्री ताइवान के साथ करती है, दैट इज़ मिलिट्री इंटिमिडेशन, ठीक है। तो लीगल या डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग करती है, ठीक है, लीगली या डिप्लोमेटिकली जो है उनको मैनिपुलेट करके, तो ये भी वन ऑफ दी थिंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर पहले इसे पढ़ लेते हैं। थिंग्स बिलो थ्रेशोल्ड, थिंग्स बिलो थ्रेशोल्ड बट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग टारगेटिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड के नीचे है बट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज टारगेटिंग है किसकी, वल्नरेबिलिटीज की, बट एनी स्टर्न एक्शन रिस्क एस्केलेशन, ठीक है। तो अब नीडर और जो पार्टी है ना जो अटैक कर रही है,
इट नीदर एक्सेप्टिंग एंड नीदर एक्सेप्टिंग की ब्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रही, और देयर इज अ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी इन द रिलेशनशिप। इसके तहत अब हम ये पढ़ते हैं, याद करते हैं, ठीक है, ये याद तो हो गया होगा। थिंग्स बिलो थ्रेशोल्ड बट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग, टारगेटिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज बट एनी स्टर्न एक्शन रिस्क एस्केलेशन, नीदर एक्सेप्टिंग एंड देयर इज स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी इन रिलेशन। देखते हैं। तो अब जो है, जो बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर के बिलो है थ्रेशोल्ड, एंड ऑफन यूज ऑफ नॉन मिलिट्री टूल्स का यूज हो रहा है, जो टिपिकली नॉन मिलिट्री टूल्स है ना, जैसे साइबर वॉरफेयर या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट टिपिकल मिलिट्री टूल्स, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग ऑफ द ऑफ एग्रेसिव मूव्स, ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड हो रहे हैं एग्रेसिव मूव्स, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज एग्रेसिव पैसिव रेजिस्टेंस, एग्रेसिव पैसिव रेजिस्टेंस बीइंग ड्रैग्ड ओवर डिकेड्स, स्टेटस को चेंज करने के लिए, to keep dispute alive on the one hand and false narrative of engaging in talks to resolve dispute, thus deterring a decisive response। जैसे अभी इंडिया और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान चाइना इज एंगेजिंग विद इंडिया, ठीक है, इंगेजिंग विद इंडिया इन टॉक्स, हाई लेवल टॉक्स हो रही है, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे हाई लेवल टॉक्स चल रही है, बट क्या जो डिस्प्यूट को अलाइव रखा हुआ है, ये डिकेट्स तक अलाइव है, एग्रेसिव एंड पैसिव, कभी कभी लगता है चीज़ ठीक होने लग गई, पैसिव फेज में चला गया, बट देन एग्रेशन। तो इससे क्या एक स्टेटस को चेंज करने की कोशिश है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स हमने देखी थी, ये टेरिटोरियल स्टेटस को चेंज करने की कोशिश है। फिर तीसरा क्या है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग हो रही है, टारगेटिंग ऑफ द वल्नरेबिलिटीज, टारगेटिंग स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज विद टारगेटेड कैंपेन, ठीक है, एम्ड एट क्रिएटिंग केओस। जैसे कि अपना चाइना सपोर्ट करता है मटेरियली आइडियोलॉजिकली, ठीक है, सेंचुरी प्रोवाइड करता है किसको, जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को, ठीक है, फंडिंग टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को किसी की टारगेट करना। अब रिस्क ऑफ एस्केलेशन है, रिस्क ऑफ एस्केलेशन को यूज करा जाता है एज अ सोर्स ऑफ कोर्सिव लेवरेज, ठीक है, डिसाइसिव रिस्पॉन्स को डेटर करने के लिए ना, रिस्क ऑफ एस्केलेशन है, ये एज अ डेटरेंस एक्ट करता है किसी भी डिसाइसिव मेजर के लिए, ठीक है। ये एक कोअर्सिव लेवरेज है, कि कोअर्सिव लेवरेज मतलब जो कोअर्स एक्शन ले रहा है उसके पास एक लेवरेज है, तो रिस्क ऑफ एस्केलेशन इज अ सोर्स ऑफ कोअर्सिव लेवरेज, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इंकर्जन करते हैं, दोनों यही यूज करती हैं। अब लैक ऑफ एट्रीब्यूटेबिलिटी, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करता, तो कोई भी एक्शन लेंगे तो एज अ एग्रेसर देखे जाएंगे। जो एग्रेसर कंट्री है ना, सिंपली डिनाई इन्वॉल्वमेंट एंड डिफ्लेक्ट रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर हम प्रॉक्सी वॉरफेयर मेजर्स यूज कर रहे हैं या फिर साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, इन दैट केसेस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू असाइन एट्रीब्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो इससे क्या डिफ्लेक्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स को इन मोस्ट ग्रे जोन कैंपेन, ऑब्स्ट्रक्टिंग पोटेंशियल फॉर सक्सेसफुल डेटरेंस, एज इट कैन सिंपली शेक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे रशिया ने US इलेक्शंस के लिए करी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी इन द रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेज अपीयर टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है, वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन एज अ डेटरेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो, मतलब वो ऐसे इंगेजिंग फॉल्स नेरेटिव ऑफ इंगेजिंग इन टॉक्स रहता है, तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जो होती है ना, वो काउंटर प्रोडक्टिव अपीयर होता है एज एग्रेसिव कंट्री टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। देयर इज कंपीटिंग स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रीजन, कंपीटिंग रीजंस है, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस है, कंपीटिंग रीजंस हैं। जैसे कि अडानी की इन्वेस्टमेंट अगर चाइना में हो रही है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को डिटर करता है कि कोई भी स्टेप लेने से जो कि अडानी को हार्म करे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं हमारे जो डिटर कर देते हैं। जैसे ये इंडिया ने चाइनीज़ की ऐप को बैन करी डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 के बाद,
बट ये एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं माना जाता। अब एग्जिस्टिंग चैलेंजेस इन सीटी ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं जो ग्लोबल वॉर ऑफ टेररिज्म यूएस ने छेड़ी थी 9/11 के बाद ना, हैज़ एंडेड दोहा एग्रीमेंट के साथ, और यूएस ने विड्रॉल कर लिया अफगानिस्तान से और तालिबान का टेक ओवर हो गया। ये जो कैंपेन भी था ना ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, ये एक अनइक्वल कैंपेन था, क्योंकि इंडिया ने ना पोस्ट IC-814 हाईजैक जो 1990 में हुआ था, इसके बाद यूएस, यूके, यूएई, पाकिस्तान, ठीक है, इन कंट्रीज से बोला था कि देयर इज़ अ नीड फॉर टू गेट सीरियस अबाउट टेररिज्म, बट किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और लेटर हिट बाय द सेम टेररिस्ट यही कंट्रीज, ठीक है। अब जो तालिबान का टेक ओवर था ना अफगानिस्तान में, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर लार्जली साइलेंट रही। इट शोज द फटीक इन टैकलिंग अनदर कंट्रीज प्रॉब्लम। अब जो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है एंड रिजीम्स लाइक यूएनएससी के कुछ रिजोल्यूशन याद होने चाहिए, जैसे काउंटर टेररिज्म के लिए 12671373, 12671373, काउंटर टेररिज्म के लिए 12671373, 1267 1267 1373, 1267 1373, 1267 1373, 1267 1373। काउंटर टेररिज्म आते ही ये याद आना चाहिए 1267 1373 etc. as rendered toothless and outdated, as UNSC couldn't pass any meaningful resolution as China blocked nearly 5 terror designation, ठीक है, रिक्वेस्टेड बाय इंडिया एंड यूएस, ठीक है। मतलब इंडिया यूएस किसी को टेररिस्ट डेजिग्नेट करवाना चाह रही है, बट चाइना उसे ब्लॉक कर दे रहा है। तो इफेक्टिवली जो यूएनएससी का है ना कि ये वीटो पावर, इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इल कंसीव्ड पर्पसेस। अब जो अपना रशिया यूक्रेन वॉर हुई, इसराइल पैलेस्टीन वॉर हुई, इससे ग्लोबल पोलराइजेशन और बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण टेररिज्म से ना शिफ्ट हो गया है, और फिर से जो टेररिज्म की ब्लर डेफिनेशन हो गई है। यूएनएससी नॉट मूव फॉरवर्ड, जो इंडिया का प्रपोजल था ना 1996 का, जो वो हर मीटिंग के एजेंडा में तो इंक्लूड करती है, बट उस पर डिस्कशन नहीं होता। इंडिया का प्रपोजल क्या था? CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT 1996, CCIT 1996, इसे लिख देते हैं CCIT अपना 1996, ठीक है, CCIT 1996, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT 1996। अपकमिंग चैलेंजेस क्या है टेररिज्म को लेके? इमर्जेंट टेक है, स्पेस की वेपनाइजेशन हो रही है, इमर्जेंट टेक्स में AI है, अपना मेटावर्स है, अपना 3D प्रिंटिंग टेक है, ड्रोन्स हैं, इन सब का यूज हो रहा है, बायोवेफेयर है, ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च है। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें मान लो हमने जेनेटिक म्यूटेशन कर दी, और उसने गेन कर लिया एक नया फंक्शन, मान लो रेप्लिकेट करने का बहुत फास्ट, ठीक है, तो वो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जो है उसका मिसयूज करा जा रहा है बायो वॉरफेयर के लिए। फिर AI सिस्टम्स जो है, ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम्स है, एनोनिमस मास अटैक करना बहुत इजी हो गया है। फिर टेरर फाइनेंसिंग के लिए बिटकॉइंस है, ऐसा क्रिप्टो करेंसीज हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है, और अपना कोऑर्डिनेट प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, सिंपथाइजर्स को रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, अपना सिंपैथी गेन करने के लिए, ठीक है, अपना ब्रांडिंग करने के लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है, डार्क वेब अवेलेबल है, ठीक है। अब इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। जो स्ट्रैटेजी फॉर फाइटिंग टेररिज्म है ना इंडिया में, वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी से अलाइंड तरीके से ही डेवलप होनी चाहिए। तो टू टैकल द मेनेस ऑफ द टेररिज्म एक मल्टी प्राउंड अप्रोच चाहिए हमें, ठीक है। द नेसेसरी एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी के क्या होंगे? एक तो पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स को लेके। जैसे कि हमने NIA जब हमने बनाई 2008 के अटैक्स के बाद, तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस हमें दिखा, तभी NIA बन पाई, वरना NIA हैड इश्यूज ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। तो ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए ही अपना एक नेशनल स्ट्रैटेजी ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। और स्टेट्स को भी इस जो नेशनल स्ट्रैटेजी है इसके क्लोज कंसल्टेशन में रहना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है।
तो और एनआईए का ना मिसयूज नहीं होना चाहिए अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर्स, इट शुड स्पेसिफिकली फॉर द टेररिज्म पर्सन। दूसरा, जो गुड गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रायोरिटी सो दैट वल्नरेबल सेक्शंस नॉट फॉल प्रे टू अपना टेररिस्ट प्रोपोगेंडा जो प्रॉमिस कर रहे हैं देम वेल्थ इक्विटी, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें डेवलपमेंट वर्क को लेके जो एक्चुअली ग्राउंड पे दिखे। एक क्लीन करप्शन फ्री अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिव होगा अपना लेजिटिमेट गवर्नेंस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे गवर्नेंस से रिलेटेड पॉइंट आ जाएंगे ना, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, अपना जो लोगों के गवर्नेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जीआरएम है, ये सब चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। redress promptly and cannot be exploited। अब दूसरा है रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए टू डील विद क्रिमिनल एलिमेंट्स, सही बात है, जैसे पोटा एक्ट है, ठीक है, जैसे अपना अपना वो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यूएपीए है 1963 आई गेस 90, हाँ यूएपीए एक्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एक्ट्स चाहिए टेररिज्म से डील करने के लिए, बट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट इज अ मस्ट, वो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी जो है मस्ट नॉट ट्रांसग्रेस लॉ इवन इफ डीलिंग विद क्रिटिकल सिचुएशन कॉज्ड बाय इंसर्जेंसी और टेररिज्म। जैसे आपको याद होगा कि एक फौजी ने एक स्टोन पेल्टर को अपनी गाड़ी के आगे बांध लिया था, ठीक है, बट इट इट पोर्ट्रेज अ वेरी रॉन्ग इमेज, ठीक है, ऑफ द मिलिट्री एक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस। इफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कैन नॉट बी डेल्ट विद बाय एग्जिस्टिंग लॉज ना, तो एक नए लॉज बनाने चाहिए हमें री इनेक्टेड, ताकि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको रिजॉर्ट ना करना पड़े एक्स्ट्रा लीगल और इलीगल मेथड्स पे, ठीक है। कि अगर फायरिंग भी करनी है ना तुम्हें ऐसे क्राउड पे, देन दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा लीगल मेजर्स आर्मी खुद अडॉप्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंटरिंग टेररिस्ट सबवर्सिव एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए टू डिफीट पॉलिटिकल सबवर्जन, जो माओइस्ट टेररिस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, इन पॉलिटिकल सबवर्जन और इकोनॉमिक कोर्जन इन सबको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इम्फेसिस ऑन सिविल एज अपोज टू मिलिट्री मेजर्स, सिविल मेजर्स पे फोकस होना चाहिए। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस दैट इज रिस्पॉन्सिव टू द सिटीजन ग्रीवेंसेस, डेवलप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट वुड बी द मोर फोकस रेदर देन यूजिंग हार्श अपना हार्ड पावर यूज करने की बजाय ना, ये वाले मेजर ज़्यादा होने चाहिए। और दैट शुड बी हार्ड पावर यूज भी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होनी चाहिए। और प्रोवाइडिंग एप्ट लीगल फ्रेमवर्क, जैसे हमने पहले देखा कि ऑर्डिनरी लॉज अगर नॉट एडुकेट फॉर टेररिस्ट है तो स्पेशल लॉज बनाए चाहिए और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए बट विद सफिशिएंट सेफगार्ड्स। अब एक डायमेंशन आती है कॉपरेशन। कॉपरेशन हम इंटर एजेंसी कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, हम इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है, हम फेडरल कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, हम कॉपरेशन बिटवीन ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे बात कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो क्रूशियल है टेररिज्म को टैकल करने के लिए, क्योंकि टेररिज्म इज़ अ ग्लोबल थ्रेट जिसमें जो नेशंस इन सिलोज हैंडल नहीं कर सकते उसे। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बायलेटरल रीजनल एंड मल्टीलेटरल फोरम ये इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया स्ट्रैटेजी अगेंस्ट टेररिज्म को लेकर। मल्टी स्टेक होल्डर कॉपरेशन ये भी चाहिए। डीलिंग विद टेररिज्म रिक्वायर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग देख लेते हैं। इट शुड एक्सटेंड टू इंटेलिजेंस गैदरिंग मशीनरी, सिक्योरिटी एजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग का और ना एक ये देखना अच्छा है, जहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग आएगी ना वहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट अवेयरनेस का लिख सकते हैं, उससे नेक्स्ट पॉइंट इंडस्ट्रियल अकेडमिया लिंकेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने कालिया नहीं दिया है, कालिया। सी से कैपेसिटी बिल्डिंग, ए से अवेयरनेस, एल आई से इंडस्ट्री एंड अकेडमिया लिंकेज, ठीक है।
तो अब इस केस में क्या, अगर जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने लिखा तो मैं अवेयरनेस लिख सकता हूँ, बिकॉज जो सिटीजन्स हैं अगर वो अवेयर रहेंगे थ्रेट्स को लेके, जैसे साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम्स हैं उनको लेके अवेयर रहेंगे, ठीक है, या फिर फेसलेस मिलिटेंसी को लेके अवेयर रहेंगे, ठीक है, या फिर लोन वुल्फ अटैक्स को लेके अवेयर रहेंगे, ठीक है, तो देन इट इज़ मोर, वो एज एन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम कर सकते हैं एजेंसीज के लिए, उनके आईज एंड ईयर्स बन सकते हैं, ठीक है, तो अवेयरनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, इस केस में ये वाला काम नहीं करेगा इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज, ठीक है, बट इस केस में भी ऐसे रिसर्च कर सकते हैं, R&D वाली चीज़ आ जाती है ना, कि रिसर्च करो कि जो इश्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और उनका रिजॉल्व करने का क्या तरीका है और वो अप्लाई करो। इंडिया की प्रिपेयर्डनेस क्या है अगेंस्ट टेररिज्म, तो टेररिज्म से अगर हमें जंग लड़नी है तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस गैदरिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, फिर ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस करना इम्पॉर्टेंट और इन्वेस्टिगेशन करना इम्पॉर्टेंट। इंटेलिजेंस गैदर करनी है तो इसके लिए क्या है, ये स्टेट पुलिस करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं, ऐसे नैट ग्रिड और मल्टी एजेंसी सेंटर्स ये सब बनाए गए हैं 26/11 के बाद, ठीक है। हावेवर जो वाइटल इनपुट्स हैं, इंफॉर्मेशन है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एनजीओस के, उसको स्ट्रीमलाइन अभी भी नहीं हुई है, उसको करना इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस, रिसोर्स क्रंच है स्टेट पुलिस का ना, तो ये एक बॉटल नेक की तरह का बॉटल नेक है स्टेट पुलिस में रिसोर्स क्रंच का होना, ठीक है। एज फॉर नाउ जो ऑपरेशंस है ना, वेरियस ऑपरेशंस, आईबी जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करती है डिफरेंट स्टेट्स की पुलिस को लेके ना, बट इफ ऑपरेशन नीड टू बी कैरिड आउट सिमिल्टेनियसली इन मैनी स्टेट, कोई यूनिफाइड कमांड नहीं है। यूनिफाइड कमांड होना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज स्टेट इज अ एजेंसी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पुलिस इज एन एजेंसी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, तो अगर एक यूनिफाइड कमांड कैसे हो सकती है ना, तो वो नहीं हो सकती, तो इसमें आईबी को कॉपरेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन आईबी करती है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आईबी आईबी बाद में देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है, एनआईए एक्ट जो इनेक्ट हुआ मुंबई अटैक्स के बाद 2019 में, उसमें अमेंडमेंट होता है और वो कहता है स्पीडी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन कुछ ऑफेंसेस की जो इंडिया के बाहर कमिट हुए हैं उनकी भी, इंक्लूडिंग दूज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। वाइडनिंग द एम्बिट ऑफ द एक्ट, strengthening the role of NIA would make terrorist investigation more efficient. It create a good data bank of various terrorist network inside and outside the country. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटीज में ना स्टेट पुलिस, हमने देखा स्टेट पुलिस के रिसोर्सेज क्रंच है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप लिए। अब लीगल फ्रेमवर्क हम देखते हैं, लीगल स्टेप क्या है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, टेरर फाइनेंस कैसे हैंडल और यूएन के साथ क्या क्या स्टेप्स हैं। एनआईए एक्ट 2019 में अमेंड किया जाता है, 2008 का अटैक है एक्ट है। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ना, वो किस किस 5 और नए केसेस वो देख सकते हैं, तो दो केसेस तो ऐसे आर्म्स एंड म्यूनिशन से लेके ही है, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स एक है, ऑफिस ऑफेंसेस अंडर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1998, फिर तीसरा बाकी 3 है, एक तो फेक इंडियन करेंसी नोट को लेके काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट से रिलेटेड ऑफेंसेस, एक है साइबर टेररिज्म, फिर तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, काउंटरफीट करेंसी, साइबर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यूएपीए के जो अमेंडमेंट्स हैं 2019 में, ठीक है, डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट 2019 डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन एक्ट, इट एम्पावर, एनआईए का जो डीजी है ना उसको एम्पावर करता है किस चीज़ को लेकर, टू ग्रांट अप्रूवल ऑफ द सीजर्स और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन केसेस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआईए। ये एम्पावर करता है एनआईए के ऑफिसर्स को भी जो इंस्पेक्टर या अबव रैंक के है ना, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके टेररिज्म के केसेस को इन एडिशनल टू डीएसपी और एसीपी
और अबव रैंक जो स्टेट्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, इंस्पेक्टर रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड अबव, वो भी कर पाएगा। और बहुत सारे लॉ है, जैसे टाडा लॉ था 1987 का, रिपील हो गया 2004 में। या पोटा था 2002 का, वो 2 साल बाद रिपील हो गया। या मकोका था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका 1999, अभी भी फोर्स में है। या गैपटॉक, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम 2019, मकोका गैपटॉक, मकोका गैपटॉक पोटा, मकोका गैपटॉक पोटा टाडा, मकोका गैपटॉक पोटा टाडा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं हम टेररिज्म को टैकल करने के लिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स की का कहना है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए टू काउंटर टेरर अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जो नैट ग्रिड है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किस चीज़ का लिए? सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर कोई डीबी एक्सेस करना चाहे ना, इमिग्रेंट्स की एंट्री और एग्जिट का लेके, या फिर बैंकिंग एंड फोन डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट का लेके, तो नेटग्रिड उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेटग्रिड ने एक एक एमओयू भी साइन किया है इसमें एनसीआरबी के साथ, टू एक्सेस एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन डेटाबेस जो है ना FIRs का और स्टोलन व्हीकल्स का, उसे नेटग्रिड से एक्सेस करा जा सके। तो नेटग्रिड को अब एक्सेस दे दी है CCTNS डेटाबेस की, जो ये 14,000 पुलिस स्टेशन से जुड़ा हुआ है ना, उसकी एक्सेस नेटग्रिड को मिल चुकी है। NCC सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलेंस एजेंसी है इंडिया की। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर एक ये साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलेंस एजेंसी है। फिर ये अब आ जाते हैं CDS पे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें ट्राई सर्विसेज इफेक्टिवनेस और इंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, CDS हेल्प करेगा। फिर है CE, MHE, the MHE is the lead agency of countering violent extremism. It maintain MHE की ना एक डिवीजन है जिसका नाम CT एंड CR डिवीजन है, CTCR, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन। ये काउंटर करती है वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को। MHE की एक डिवीजन है जिसका नाम CTCR है, काउंटरिंग टेररिज्म एंड काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन डिवीजन। अब तीसरा है कॉम्बैट टेरर फाइनेंसिंग। देखते हैं अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की देख लेते हैं। फेक टेरर फाइनेंसिंग को अगर हमें कॉम्बैट करना है तो ऐसे ना डिविजन्स में ब्रेक करो। कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स होंगे, कुछ लीगल मेजर्स होंगे, कुछ कॉपरेशन से रिलेटेड मेजर्स होंगे, ठीक है, कुछ अदर मेजर्स होंगे। अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स मतलब कोई इंस्टीट्यूशन बना रहे होंगे, जैसे कि TFFC सेल बनाई गई, टेरर फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, NIA ने बनाई, ठीक है। ये फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन करती है TFFC केसेस की। अब FICN, फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क जो था, ये टेरर फाइनेंसिंग का वन ऑफ द चैनल्स है। तो FCOD, ठीक है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स कोऑर्डिनेशन ग्रुप, FCOD, ये कोऑर्डिनेशन ग्रुप है। FCOD किसका है? ये MHA का है। टू शेयर इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन अमंग सिक्योरिटी एजेंसीज, सेंटर ऑफ स्टेट की, ताकि ये जो फेक करेंसी नोट्स है ना, उनकी सर्कुलेशन से रिलेटेड की प्रॉब्लम को टैकल करा जाए। तो TFFC बनाई गई NIA के अंदर, FCOD बनाई गई अपना MHA के अंदर। ये हो गए इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब कॉपरेशन देखते हैं। कॉपरेशन भी कई तरीके का हमने पहले बात करी थी, इंटरनेशनल, फिर अलग एजेंसीज के बीच में, सेंटर स्टेट का कॉपरेशन। तो इसमें क्या है, FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है 1989 में बनाई गई पेरिस के अंदर, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करती है। दूसरी है एक AMAC, एशिया पैसिफिक, APEC, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग भी है, जो 1997 में बनाया गया, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। फिर एक यूरेशियन ग्रुप भी है, एशिया APEC ग्रुप, एक यूरेशियन ग्रुप भी है। तो ये सब ग्रुप्स क्या है, टैकल टेरर फाइनेंसिंग, कॉपरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे।
इंडिया इंडिया ने प्रपोज करा है कि एक परमानेंट सेक्रेट बनाने चाहिए नो मनी फॉर टेरर की। ये नो मनी फॉर टेरर एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, तो इंडिया ने कहा कि एक परमानेंट सेक्रेट बना देनी चाहिए ताकि ग्लोबल फोकस कर सके टेरर फाइनेंसिंग को लेकर। लीगल मेजर्स क्या है? हमने यूएपीओ को स्ट्रेंथन करा टू कॉम्बेट टेरर फाइनेंसिंग बाय क्रिमिनलाइजिंग फेक इंडियन करेंसी नोट्स की ना प्रोडक्शन, स्मगलिंग, सर्कुलेशन को लेके इसको एक एज अ टेररिस्ट एक्ट अब यूपीएपीए में कंसीडर करने लगे और इनलार्ज कर दिया द स्कोप ऑफ प्रोसीड ऑफ टेररिज्म। ठीक है, अगर इस फेक इंडियन करेंसी नोट से या जो भी है ना प्रोसीड ऑफ टेररिज्म एक्सटेंड हो गया, अब एनी प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज फॉर टेररिज्म उस तक एक्सटेंड हो गई है। अब मार्च 2023 में इंडिया ने ना सब्जेक्टेड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है वर्चुअल डिजिटल VDASPs वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग फाइनेंस टेररिज्म जो भी है CFT AML CFT के रेगुलेशंस जो PMLA के अंदर में ना अब वो VDASPs पे भी लगा दिए गए हैं। जो VDASPs को है अब उनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया की है उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा एंड उसकी जो रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूटीज है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब हमने देखा बहुत सारी चीज़ें, TFFC सेल, FCOD, FATF, APAC ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, यूरेशियन ग्रुप, नो मनी फॉर टेरर की अपना परमानेंट सेक्रेटरेट, UAPA 1967 में अमेंडमेंट्स, VDASPs की AML CFT रेगुलेशंस। फिर और अदर मेजर्स क्या है? एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इसके लिए स्टेट पुलिस पर्सनल्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इनफैक्ट जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इनके पुलिस वाले हैं इनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, वो उनके लिए तो फेक इंडियन करेंसी नोट्स की टैकल करने के लिए और टेरर फाइनेंसिंग को टैकल करने के लिए ना इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट वर्क इन टैंडम। ठीक है, एक साथ काम करती हैं, मिलजुल के काम करती हैं, क्लोज वॉच रखती हैं। एक एडवाइजरी ऑन टेरर फाइनेंसिंग 2018 में इशू करी गई स्टेट्स और यूटीज़ को, और गाइडलाइंस 2019 में स्टेट और यूटीज़ को इशूज़ करी गई अगर कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना केसेस ऐसे फेक इंडियन करेंसी नोट्स को लेके उसको लेके। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट यूएन में क्या है? CCIT हमने देखी थी, CCIT 1996 कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इंडिया ने प्रायोरिटाइज करी है अडॉप्शन को एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए। ठीक है, ये CCIT डिज़ाइन करती है टेररिज्म को एंड इनहेंस नॉर्मेटिव प्रोसेस फॉर द एग्जीक्यूशन एंड एक्सट्रडिक्शन ऑफ द टेररिस्ट। ये ना ही टेररिज्म को डिफाइन करती है बट एक प्रोसेस भी बताती है कैसे कि प्रोसिक्यूट करा जा सके इन्हें और अपना एक्सट्रडिक्ट करा जा सके इन टेररिस्ट को। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेवरल काउंटर टेररिज्म डिस्कशन सच एज, एक्टिव पार्टिसिपेट करती है जैसे ग्लोबल सिटी स्ट्रैटेजी GCT स्ट्रैटेजी, ग्लोबल सिटी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी जब ड्राफ्ट हुई ना 2006 में इंडिया में, तो उंगा में UNGA में उंगा उसमें जब GCT स्ट्रैटेजी वो हुई ड्राफ्ट हुई तो इंडिया का बहुत मेन रोल था। फिर जब GCT फोरम स्टेब्लिश हुआ तो इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर था। GCT स्ट्रैटेजी, GCT फोरम। अब 1373 1373 1540 1373 CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी, GCT स्ट्रैटेजी, GCT फोरम, काउंटर टेररिज्म कमेटी 1373, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ WMD टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 1540 1540 1373 1540 वेरियस। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, वेरियस ग्लोबल एक्शंस फॉर काउंटरिंग टेररिज्म। क्या क्या ग्लोबल एक्शंस लिए जा रहे हैं ना टेररिज्म को काउंटर करने के लिए? एक तो वही अगेन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, कुछ कॉपरेशन, कुछ UN का, यही सब है, कुछ अदर्स। इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या है? अब एक रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये बेटर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है SCO मेंबर्स के बीच में ना टेररिज्म को लेकर।
इंडिया जो रैट्स को है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मानता है टेररिज्म से अगेंस्ट फाइट में, एज इट पोजेसेस डेटा। किस चीज़ का? 2,500 सुसाइड बॉम्बर्स का डेटा, 69 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा, ये एससीओ के पास है। तो इंटेलिजेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानती है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को। तो ऐसा नहीं कर सकते कि ये एससीओ तो एंटी वेस्ट होती जा रही है तो हम उसका पार्टनर है। दिस इज नॉट लाइक हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो रैट्स है, एफ ए टी एफ ग्रुप ऑफ 8, काउंटर टेररिज्म एक्शन ग्रुप, सी टैग, काउंटर टेररिज्म एक्शन ग्रुप, सी टैग, काउंटर टेररिज्म एक्शन ग्रुप, काउंटर टेररिज्म ग्रुप ऑफ 8, काउंटर टेररिज्म एक्शन ग्रुप, एफ ए टी एफ। अब यूरोजस्ट जुडिशियल कॉपरेशन यूनिट है, यूरोजस्ट यूरोपॉल, यूरोजस्ट यूरोपॉल, यूरोजस्ट यूरोपॉल एफ ए टी एफ, यूरोजस्ट यूरोपॉल एफ ए टी एफ रैट्स, यूरोजस्ट यूरोपॉल एफ ए टी एफ रैट्स, यूरोजस्ट यूरोपॉल एफ ए टी एफ रैट्स। ठीक है, अब अगला है जो यूएन है ना, उसकी बहुत सारी कन्वेंशन है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं टेररिज्म को उसको टैकल करने के लिए। जैसे टेरर फाइनेंसिंग हो गया, फिर हाईजैकिंग हो गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर होस्टेज टेकिंग हो गया, होस्टेज सिचुएशन, उसके लिए इसकी काफ़ी सारी वो है। जैसे कि 2016 में जीसीटी स्ट्रैटेजी आई, ठीक है, जो उंगा ने यूनिवर्सली अडॉप्ट करी जीसीटी स्ट्रैटेजी। फिर हमने देखा था एक जीसीटी फोरम भी स्टैब्लिश हुआ जिसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, और एक सीटीसी काउंटर टेररिज्म कमेटी भी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब काउंटर टेररिज्म कमेटी देखी थी। अब काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, वो कमेटी थी, ये इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स है। सीटीसी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, सीटी इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, ये पार्टनरशिप ऑफ बॉडीज़ है जो यूएन ने क्रिएट करी है 2005 के अंदर, जिसमें अब 30 प्लस से ज़्यादा यूएन एंटिटीज़ हैं, प्लस इंटरपोल भी है। ये क्या कोऑर्डिनेट करता है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को ना यूएन के अंदर। ठीक है, कौन करता है? यूएन की एक वो है पार्टनरशिप ऑफ बॉडीज़ है जो यूएन ने बनाई, सीटी इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स विद इन यूएन इंक्लूडिंग सीटी कमेटी स्टैब्लिश बाय यूएनएससी, ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं कॉपरेशन देखते हैं। ठीक है, टू काउंटर प्रोपेगेंडा वगैरह को टारगेट करने के लिए। अब जो चर्चिल कॉल टू एक्शन, चर्चिल कॉल टू एक्शन ये याद रहना चाहिए। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे होता है ना, ये कॉल टू एक्शन है। चर्चिल चर्चिल नहीं, क्राइस्ट चर्च, चर्चिल नहीं, गलत, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, क्राइस्ट क्राइस्ट कॉल टू एक्शन, अब क्राइस्ट ही बचाएंगे हमें, क्राइस्ट चर्च में कॉल टू एक्शन, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। ये क्या है? एक कलेक्टिव एंड वॉलेंट्री कमिटमेंट है। किसका? गवर्नमेंट्स का और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स का। क्या ये इनका टारगेट है? टू एड्रेस इश्यूज जो रिलेटेड टू वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन जो है ना, उस इशू को क्या है, एक वॉलेंट्री कमिटमेंट है। अब टू प्रिवेंट क्या, जो इंटरनेट का अब्यूज हो रहा है इसके लिए। बट सब कुछ होते होते ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ जो है उनको मेंटेन रखना है ना। अब दूसरा है ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म, हमने बहुत सारे देखा। काउंटर टेररिज्म कमेटी देख ली, काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स देख ली, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी देख ली। ये क्या है? ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म है, ये एक इंटरनेट फोरम है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव है जो एक क्लोज कॉपरेशन में वर्क कर रहा है यूएनसीटीईडी। अब ये काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट नहीं आ गई, कितनी चीज़ें हैं यूएन की। काउंटर टेररिज्म कमेटी, काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, इसके साथ क्लोज पार्टनरशिप में ये काम करता है। तो सब्सटेंशियली डिसरप्ट टेररिस्ट एबिलिटी टू प्रमोट टेररिज्म, डिसमिनेट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा। अब अगला देखते हैं टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव। टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव, टेररिस्ट जो खुला ट्रैवल करते रहते हैं इधर से उधर, उसको रोकने के लिए है ये टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव, जो लॉन्च करा है कि अंडर होम ग्लोबल सिटी फोरम।
GCT फोरम, ग्लोबल सिटी फोरम के अंदर ये लॉन्च हुआ है। ये क्या करता है, ये बहुत सारे नेशन, लोकल गवर्नमेंट्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बॉर्डर स्क्रीनिंग प्रैक्टिशनर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा लाता है, जो अपना एक्सपर्टीज शेयर करेंगे कि कैसे डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें एक इफेक्टिव सिटी वॉच सिटी वॉच लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग टूल, काउंटर टेररिज्म वॉच लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग टूल। कैसे ये बहुत सारे लोगों को एक साथ लाता है ताकि एक इम्प्लीमेंट कर सके एक इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म वॉच लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग टूल। द इनिशिएटिव विल develop stat of the initiative will develop a set of good practices which will be reinforced countries and organizations to use border security tools, ताकि वो स्टॉप कर सके ट्रैवल को। ठीक है, तो बस ये नाम याद रखना है ना बेसिकली, एक ये और याद रख सको तो बेटर है। ग्लोबल सिटी फोरम, TTI, टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव, ग्लोबल सिटी फोरम क्या करता है, इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सिटी काउंटर टेररिस्ट वॉच लिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग टूल। ठीक है, और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जो टेक्नोलॉजी है ना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कुछ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर का कुछ रोल तो होगा ही, और उसी केस में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है और सिविल सोसाइटी क्या है। ये टेररिस्ट और वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जो ऑनलाइन सर्कुलेट होता है ना, उसके लिए ये बात चल रही है। एक तो जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो रेगुलरली अपनी टर्म्स ऑफ यूज़ अपडेट करता रहे, कम्युनिटी स्टैंडर्ड सेटअप करे, कोड्स ऑफ कंडक्ट, term of use community standard code of conduct acceptable use policies to expressly prohibit the distribution of TVEC, टर्म्स एंड पॉलिसीज़ का अपडेट करें, कोड्स ऑफ कंडक्ट हो, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज़ हो, यूज़र रिपोर्टिंग ऑफ TVEC, providing easy to use methods within online platform and services for user to report or flag inapt content। मतलब एक तो वो टर्म्स एंड पॉलिसीज अपडेट कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसीज अपडेट कर ली। ठीक है, एक यूज़र रिपोर्टिंग कि यूज़र कैन फ्लैग इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, ये भी होना चाहिए। तीसरा कि टेक को इतना इन्हेंस करें कि वो प्रिवेंट कर दे अपलोड को ही, या डिससेमिनेशन जो ये होगा ना, एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट होगा, वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को, इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले, यूज़र रिपोर्ट कर दे या ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर ले, और एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट वो पब्लिश करें। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे TVEC को लेके। फिर गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, शेयर टेक डेवलपमेंट, शेयर टेक्नोलॉजी विद अदर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड NGOs। ठीक है, मतलब कि अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर करी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि एज अ सोसाइटी वी कैन बिकम मोर सेफर। ठीक है, सच एज डेटा सेट्स, ओपन सोर्स कंटेंट, AI डिटेक्शन टूल्स, ये सब शेयर होने चाहिए, शेयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए। शेयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक क्राइसिस प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिस्पॉन्ड कर सके तो इमर्जिंग एक्टिव इवेंट्स अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, सो relevant information can be effectively shared, processed and acted upon by all stakeholders with minimal delay। क्राइसिस प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्राइसिस की कंडीशन में सबसे एक साथ कम्युनिकेट करा जा सके। फिर कॉम्बैटिंग हेट एंड बाइक। ठीक है, इनका रोल ही क्या होता है ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट का ना, कि वो हेट और बाइगेटरी फैला सके। तो इसको एक रिसर्च एंड एकेडमिक एफर्ट्स होना चाहिए ताकि ये अंडरस्टैंड कर पाए इसका रूट कॉज और उस पर अटैक कर पाए हम एक्सट्रीमिज्म के। एंड सपोर्टिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द NGOs, क्योंकि ये प्लूरलिज्म को सपोर्ट कर सकती हैं। और वो चौथा तो वही है कि भाई कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, इसका इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, NGOs का, ताकि पीपल को एजुकेट कर सकें हम। ठीक है, वो कहते हैं ना इनॉक्यूलेशन परसेप्शन के से कहिए। आज 360 डिग्री अप्रोच की बात ये करता है। 360 डिग्री अप्रोच कुछ नहीं है भाई, इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हमें इफेक्टिव चेंजेस लाने पड़ेंगे टेररिज्म को हैंडल करने के लिए।
दूसरा कि इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का हमें एम्पावर करना पड़ेगा, बट ये ध्यान में रखें कि उनका मिसयूज़ ना हो। सम डिप्लोमेटिक मेजर्स टू काउंटर टेररिज्म ये लेने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने बालाकोट स्ट्राइक वगैरह करी, ठीक है। और चौथा क्या है, और सीसीआईटी जैसे डिप्लोमेटिक सीसीआईटी को 1996 को प्रमोट कर रहा है यूएन में। फिर चौथा क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, ये करना पड़ेगा। फिर डेवलपिंग अ वेल ऑपरेटेड ऑनलाइन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये करना पड़ेगा भाई। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट ऑनलाइन ऑपरेशंस, डेटाबेस कन्वर्जेंस, ये सब करना पड़ेगा ताकि हम जो अपना एडवर्सरीज है उनको चैलेंज कर पाए। फिर अगला पॉइंट है कि अर्ली प्रिवेंशन एंड डी रेडिकलाइजेशन। अब देखो, ये रोल ऑफ ऑनलाइन टीवी इसी को हमें क्यों प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, ताकि अर्ली प्रिवेंशन ही हो जाए और वरना फिर डी रेडिकलाइजेशन हो अर्ली। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसका, हमें रिएक्टिव मेजर नहीं प्रोएक्टिव मेजर चाहिए ताकि अर्ली प्रिवेंशन हो सके, टारगेटेड रिप्रेशन हो सके और इंटरवेंशन हो सके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स का यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें भी कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए हमें, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स का यूज़ करके एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोएक्टिव अप्रोच हो। इसमें माइनॉरिटी रिलीजियस लीडर्स, क्योंकि माइनॉरिटी ऑफन बिकम टूल्स एट द हैंड्स ऑफ जो अपना ऐसे एलिमेंट्स है ना, टेरर एलिमेंट्स, तो इन्फ्लुएंशियल माइनॉरिटी रिलीजियस लीडर्स को हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। सोशल ग्रुप्स, एनजीओ, स्टूडेंट बॉडीज़, इनकी वाइडर रीच होती है सोसाइटी में, तो इनको भी हमें ऐसे साथ ले कोलैबोरेट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग रोल ऑफ द पुलिस फोर्सेस, ये करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है ना, दे इट एक्ट एज अ बोटल नेक, ठीक है, कोई भी काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन करने के लिए। और जो पुलिस फोर्सेस होती हैं, दे हैव बेटर ह्यूमन इंटेलिजेंस एट ग्राउंड, तो उनके साथ इफेक्टिव कोलैबोरेशन होना और इंटेलिजेंस शेयर होना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अभी जो डिफरेंट पुलिस के साथ अगर स्टेट पुलिस के साथ कोलैब करना है ना, तो देयर इज़ नो ऐसे नोडल एजेंसी, जो आईबी है उसको ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म रही क्या है इंडिया में, जे में रूट्स ऑफ इंसर्जेंसी जो कि जे में है वो लेट 1940s में है, बट वो लेट 1980s में जाके बहुत बढ़ जाती है। पाक ने ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी जम्मू एंड कश्मीर को। एवर सिंस एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिसेशन में बिलीव करता है। ये जो ग्रुप्स हैं ये एडेड एंड अपेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। और राइज ऑफ इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म, जो हम कहते हैं ना इंटरनेशनल जिहादिस्ट जिहादी टेररिज्म, इंटरनेशनल जिहादी टेररिज्म, तो ऐसे ही है राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ अलकायदा, ठीक है। AQIS है ना अलकायदा, AQIS हमने पहले पढ़ा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पंजाब, quest for separate Sikh identity after partition, demand for separate state, even after separate state of Punjab, some issues unresolved, जैसे कि चंडीगढ़ का लेके स्टेट कैपिटल या शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर का लेके, तो सम बाइगॉटेड एलिमेंट्स वो डिमांड करते हैं, टेररिस्ट एलिमेंट डिमांड करते हैं खालिस्तान की, ठीक है। हिंटरलैंड टेररिज्म कैसे कैसे बढ़ा, बस ये देखना है, खत्म होने वाला है। 1970-80 में आफ्टर फेलिंग इन 2 वॉर्स, पाकिस्तान ने अडॉप्ट करी पाथ ऑफ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। और उसका मोटो क्या था, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू अ थाउजेंड कट। अब 1980s 90s में हम देखते हैं कि सीड ऑफ प्रेजेंट टेररिज्म जो थे वर सोन इन खालिस्तान मूवमेंट जो हुई। पाकिस्तान एक बफर स्टेट क्रिएट करना चाहता था इंडिया के बीच में और जम्मू कश्मीर के बीच में, ठीक है। 1980s में खालिस्तान मूवमेंट ने ऐसे एग्रेसिव थी। आफ्टर पंजाब जो थी उन्होंने कश्मीर को टारगेट किया लेट 1980s में, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो थे सेपरेटिस्ट सेक्शन के उसको टैप करना शुरू किया। टेररिज्म इन कश्मीर जो है ना, वो बेसिकली जो ऑपरेट होता है वो पीएके बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें ऑपरेट करती हैं, और वो डायरेक्टली स्टेट फंडेड टेररिज्म होता है ना, तो उसमें अपना फैसिलिटेटिव सपोर्ट जो देती है वो आईएसआई पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन देती है। अब जो सिमी है, सिमी
स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया वो 1977 में अलीगढ़ में बनती है। इसका मकसद था लिबरेट इंडियन मुस्लिम फ्रॉम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड मेक देम फॉलो पाथ ऑफ इस्लाम। दे अडॉप्टेड अ वेरी रेडिकल पॉस्चर 1980s और 90s के दौरान ना, एंड वर सब्सिक्वेंटली बैंड यूएपीए के अंदर 2001 में सिमी। तो ये कुछ नाम याद रखना है, खालिस्तान, सिमी, प्रॉक्सी वॉर। 1990 और 2000 के बीच में क्या आता है, 1992 में अयोध्या इंसिडेंट होता है, जिसके बाद सब्सिक्वेंट राइज होता है रिएक्शनरी एक्टिविटीज़ का पूरे इंडिया में। और राइप अपॉर्चुनिटी थी आईएसआई के लिए, तो अपना ऑब्जेक्टिव टेररिज्म और कम्युनलिज्म इंडिया में स्प्रेड करने का। 2000 ऑनवर्ड क्या, इंडियन मुजाहिदीन वॉज फॉर्म्ड, ताकि ये प्रोजेक्ट करा जा सके जो टेररिज्म इन इंडिया है वो प्योरली इंडिजिनस है बिकॉज ऑफ इल ट्रीटमेंट जो मुस्लिम्स को इंडिया में दी जा रही है, और इंडिया का ये पोजीशन रिफ्यूट करने के लिए कि टेररिज्म जो स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान। दस देयर हैव बीन कॉन्स्टेंट एफर्ट्स बाय आईएसआई टू एक्सप्लॉइट कम्युनल फॉल्ट जो सोसाइटी में है, जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ है ना स्पेसिफिक, उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश है, एंड इंश्योर कि जो मुस्लिम है कि वो वल्नरेबल ही रहे टू मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट एंड रेडिकलाइजेशन। अहम आर वल्नरेबल रहे, मोबिलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन। जैसे कि गुजरात राइट्स के दौरान ना डॉक्टर वीडियोस बहुत स्प्रेड हुई, तो इससे क्या होता है, एक रिएक्शनरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाती है इंडिया में। जैसे कि मालेगांव, अजमेर शरीफ, समझौता एक्सप्रेस, यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, सब्सिक्वेंट एलिजिड जो एलिगेशंस है वो इनोसेंट मुस्लिम यूथ पे लगाए गए। ठीक है, इससे रेडिकलाइजेशन और ज़्यादा हुआ। इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स देख लेते हैं हमने देखा था 93, 98, 93, 98 फिर 99 में मुंबई अटैक्स, कोयम्बटूर अटैक्स, कोयम्बटूर अटैक एल के अडवाणी की रैली पे हुआ था। AI-814 हाईजैक 1999 में हुआ था, हरक्कतुल मुजाहिदीन ने करवाया था तालिबान के सपोर्ट से। पार्लियामेंट में 13 दिसंबर 2001 में अटैक, फिर अक्षरधाम में 2002 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के अटैक्स थे ये। मुंबई ब्लास्ट 2003-2006 में, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं मुंबई ब्लास्ट के अंदर। फिर राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी, मालेगांव 2006, अजमेर शरीफ दरगाह 2007, समझौता एक्सप्रेस 2007। फिर इंडियन मुजाहिदीन भी ब्लफ अटैक करवाता, ब्लफ मतलब अपना बनारस, लखनऊ, फैज़ाबाद, वहाँ पे की कोर्ट्स में अटैक करवाता है इंडियन मुजाहिदीन 2007 में। ठीक है, मुंबई 2011 में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मुंबई 2011 बॉम्ब ब्लास्ट, दिल्ली हाई कोर्ट 2011 अटैक, हैदराबाद 2013 बॉम्ब ब्लास्ट, बुध गया 2013, जैश ए मोहम्मद ने अटैक करवाया उरी के अंदर 2016 के अंदर, जिसमें 23 पर्सनल मारे गए। पुलवामा के अंदर 42 CRPF जवान मारे गए। ठीक है, टेररिस्ट जो है टारगेट कर रहे हैं इंडिया की कैपिटल को, दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल को, IT एंड अपना साइंटिफिक हब को, और रिलीजियस प्लेसेस को, प्लेस ऑफ टूरिस्ट को। हिंटरलैंड टेररिज्म जो है ना वो असिस्ट करा गया है इंडिया में बाहर की नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा, इसीलिए उसे ट्रांसनेशनल टेररिज्म भी कहते हैं। कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स से, तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हो गया। वैसे इंडिया ने UNSC की CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी की उसका स्पेशल सेशन होस्ट करे थे मुंबई और दिल्ली में, जिसकी थीम थी काउंटरिंग द यूज ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पस। इंडिया होस्टेड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, NMFT इंडिया ने होस्ट करी थी, NMFT। तो डिस्कशन ऑन इस पे क्या हुआ था, ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग ट्रेंड उस पर डिस्कशन, फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल्स पे डिस्कशन, फाइनेंसिंग इमर्जिंग टेक्स एंड टेररिज्म, और इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात हुई थी। ठीक है, इंडिया ने प्रपोज करी थी कि NMFT जो मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीट है उसका एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसका एक परमानेंट सेक्रेटरीट बनना चाहिए। फिर इंडिया ने चेयर करी थी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर की जो स्पेशल ब्रीफिंग थी ना, इंडिया ने चेयर करी थी। ठीक है, अपनी UNSC प्रेसिडेंसी के दौरान। ठीक है।